आज के इस वीडियो में मैं आप सभी कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल में धान पंजीयन हेतु नवीन कृषकों के पंजीयन फॉर्म कैसे भरते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं कि आपको इस फॉर्म में क्या क्या जानकारी आपको भरना है। साथ ही इस फॉर्म को भरते समय आपको कौन कौन से विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है जिससे कि आपके द्वारा भरा गया फॉर्म त्रुटि रहित ऑनलाइन हो सके, साथ ही रिजेक्शन संबंधी समस्याओं से भी आपका फॉर्म बच सके। यदि आप एक नवीन कृषक हैं तो आपको प्रपत्र 1 भरना होगा। एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र। कृषक द्वारा प्रत्येक ग्राम हेतु पृथक पृथक आवेदन भरा जाए। यदि आप एक किसान हैं और आपके पास एक या एक से अधिक ग्राम में कृषि भूमि धारित है, तब की स्थिति में आपको दोनों ही ग्रामों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरना होगा जिससे कि त्रुटि रहित ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सके। नवीन कृषकों के आवेदन ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या जानकारी भरी जानी है वो ये है, जैसे कि बिंदु क्रमांक 1 में कृषक का नाम भरना है। आपको नाम स्पष्ट भरना है, किसी प्रकार से त्रुटि न रहे। चूँकि इस वर्ष से बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी प्रणाली को भारत सरकार द्वारा मंजूरी में दे दिया गया है, इसलिए आधार कार्ड में जो आपका नाम लिखा है उसी के अनुरूप इस फॉर्म में आपके द्वारा जानकारी भरी जानी अनिवार्य होगी। जैसे कि कृषक का नाम, जैसे कि आपके आधार कार्ड में नाम लिखा हो वो आपको लिख देना है। पिता का नाम आधार कार्ड के अनुसार। बिंदु क्रमांक 3 में आप जिस भी वर्ग से संबंधित हैं उसे आपको टिक कर देना है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित। बिंदु क्रमांक 4 में विशेष जनजाति यदि है तब की स्थिति में। बिंदु क्रमांक 4 विशेष रूप से सरगुजा संभाग और जगदलपुर संभाग के अनुसूचित जनजाति कृषकों के लिए है। बिंदु क्रमांक 5 में बैंक खाता से लिंक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। बिंदु क्रमांक 6 में आपको निवास का पता दर्ज करना है कि आप कौन से ग्राम में निवास करते हैं, न कि आप यहाँ पे आपके द्वारा धारित भूमि जिस ग्राम में है उसका नाम आपको यहाँ पे नहीं भरना है। क्योंकि होता यह है, यदि किसी कारणवश किसी कृषक का फॉर्म में त्रुटि हो जाता है तब की स्थिति में उस कृषक संपर्क कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको यहाँ पे बिंदु क्रमांक 6 में आप जहाँ भी निवास करते हैं उसका आपको पता यहाँ भरना है। निवास का पता जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह है, ग्राम का नाम, विकास खंड और जिला। बिंदु क्रमांक 7 में आता है ग्राम का नाम जहाँ कृषक की भूमि है। जिस भी ग्राम में आपका खेत है जिसमें आपने फसल लगाया है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। साथ ही पटवारी हल का नंबर और उस ग्राम का RI सर्कल का नाम क्या है वो भर देना है, विकास खंड और जिला। बिंदु क्रमांक 8 में आपको ऋण पुस्तिका क्रमांक भरना है, जो कि आपको दिए गए ऋण पुस्तिका या पर्ची के फ्रंट में 8 से 10 अंकों का होता है, जो कि आपको इसे दर्ज करना होगा यहाँ पे। बिंदु क्रमांक 9 में कुल धारित रकबा आपको हेक्टेयर में दर्ज करना है। यदि आपको एकड़ से हेक्टेयर या हेक्टेयर से एकड़ में कन्वर्ट करने का फार्मूला याद नहीं है या आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इस पर मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। इसका फार्मूला आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। एकड़ से हेक्टेयर में कैसे चेंज करते हैं, साथ ही हेक्टेयर से एकड़ में भी कैसे चेंज कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। और सही जानकारी निकाल कर आपको यहाँ पे बिंदु क्रमांक 9 में आपका कुल धारित रकबा भरना है। साथ ही कृषि योग्य रकबा जिसमें आपके द्वारा फसल लिया गया है और ऐसे रकबा फसल नहीं लिया गया है उसे आपको पड़त भूमि में भर देना है। बिंदु क्रमांक 10 की बात करें, यहाँ पे आपको बैंक खाता का विवरण भरना है। यहाँ पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, बैंक का नाम भरना है आपको जिस भी बैंक से संबंधित है, जैसे स्टेट बैंक। बैंक शाखा का नाम, वह बैंक कहाँ पे संचालित हो रही है उसका नाम लिखना है। यहाँ पे आपको खाता क्रमांक भर देना है और IFSC कोड में आपको नवीनतम IFSC कोड दर्ज करना होगा जिससे कि आपको धान की राशि मिलने, साथ ही बोनस की राशि का भुगतान होने संबंधी समस्या का सामना करना ना पड़े। होता यह है, यदि आप पुराने IFSC कोड दर्ज कर देते हैं तो पंजीयन तो हो जाता है, किंतु समर्थन मूल्य में बिक्री किए गए धान की राशि पाने में दिक्कत होता है और आपका नाम राशि भुगतान के समय रिजेक्शन करके फिर से सोसाइटी में भेज दिया जाता है, PFMS अमान्य करके। वहाँ पे सुधार के लिए आपसे फिर से संपर्क किया जाता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें और नवीनतम IFSC कोड यहाँ पे दर्ज करें। बिंदु क्रमांक 11 आधार कार्ड का विवरण भरना है। यहाँ पे आधार नंबर,
इसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड के अनुसार पूरा नाम भरना है, जो कि इंग्लिश में आपको भरना है। बिंदु क्रमांक 12 में आपको समिति का नाम दर्ज कर देना है, जहाँ भी आप पंजीयन करवाने के इच्छुक हैं, जिस भी समिति में। यदि आप किसी भी जिला से संबंधित हैं और उस जिले के अंतर्गत आप किसी भी सेवा सहकारी समिति में धान विक्रय हेतु इच्छुक हैं, तो आप यहाँ पे उस समिति का नाम दर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सदस्यता क्रमांक यह सेवा सहकारी समिति द्वारा दिया जाता है, इसे आपको नहीं भरना है। बिंदु क्रमांक 13, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष विशेष बदलाव किए गए हैं। बिंदु क्रमांक 13 में आपको नॉमिनी का विवरण भरना है, जिसे भी आप नॉमिनी बना रहे हैं। यहाँ पे उसका आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में नाम लिखना है, साथ ही उसका उम्र दर्ज करना है। नॉमिनी का संबंध में आपको यहाँ पे उसका रिश्ता लिखना है, माता पिता है, पति पत्नी है, पुत्र है या चाचा चाची है, जो भी संबंध है आपको यहाँ पे उसका संबंध लिख देना है। इसके बाद आपको नॉमिनी का आधार नंबर दर्ज करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, साथ ही यहाँ पे जो नॉमिनी व्यक्ति है वो कौन से ग्राम में निवास करता है उसका आपको यहाँ पे पूरी पता लिख देना है। पूर्ण पता में ध्यान रहे आपको एरिया पिन कोड भी दर्ज करना होगा। बिंदु क्रमांक 14 की बात करते हैं, बोए गए या बोए जाने वाले फसलों का विवरण। यहाँ पे आपको खरीफ वर्ष 2023 लिखना है और हेक्टेयर में जो लिखा है यहाँ पे आपको बिंदु क्रमांक 9 में कृषि योग्य रकबा जो लिखा है वो उसी को यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। बिंदु क्रमांक 14 में खसरा विवरण में आपको खसरा क्रमांक भरना है, जो भी आप खसरा की जानकारी भर रहे हैं। इसके बाद आपको उस खसरा का रकबा कितना है, कितने एकड़ का रकबा है या हेक्टेयर का है, यहाँ पे आपको जानकारी हेक्टेयर में भरना है। तो आपको ध्यान रहे, यदि आपको जानकारी एकड़ में भरी गई है तो उसे हेक्टेयर में चेंज कर लें। हेक्टेयर में चेंज करने का फार्मूला आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। इसके बाद बोए गए फसल का विवरण भरना है। यहाँ पे उसका नाम, धान है, गन्ना है, सोयाबीन, मूंग, उड़द, जो भी फसल है आपके द्वारा लगाया गया है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। साथ ही खसरा विवरण वाले भाग में भरे गए रकबा अनुसार ही आपको बोए गए फसल के रकबा यहाँ पे भर देना है। संयुक्त खसरा जो लिखा है, यदि एक साथ 2 खसरे को शामिल करके रकबा तैयार किया गया है पटवारी द्वारा, तब की स्थिति में आप इसे टिक करना है, टिक लगाना है। इसी प्रकार आपको 1 से लेकर 9 खसरा तक यहाँ पे आप जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद आता है आधार नंबर के उपयोग हेतु सहमति पत्र। यहाँ पे आपको आवेदक के हस्ताक्षर जो लिखा है, यहाँ पे संबंधित कृषक, भूमिधारक कृषक यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे और घोषणा पत्र के नीचे जो लिखा है आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ पे भी संबंधित कृषक अपना हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पे उस कृषक का नाम आएगा जिसके नाम से यह पंजीयन किया जा रहा है। मैं कृषक सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है। मेरे द्वारा झूठा या गलत जानकारी देकर लाभ प्राप्त करने पर सरकार द्वारा भू राजस्व संहिता के प्रचलित प्रावधान अनुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पे आपको जो भी दस्तावेज आपके द्वारा संलग्न किए जा रहे हैं वो आपको दर्ज कर देना है, जैसे टिक लगा देना है। ऋण पुस्तिका, पर्ची की फोटोकॉपी, B1, बैंक पासबुक, आधार कार्ड या स्वघोषणा पत्र। यह उन कृषकों के लिए है जिनके ज़मीन शामिल है या जिनके ज़मीन में 1 से अधिक व्यक्तियों का नाम है। तब की स्थिति में आपको स्वघोषणा पत्र के सामने वाले चेक बॉक्स को टिक लगाना होगा। स्वघोषणा पत्र की कॉपी मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और अपने आवेदन के साथ सबमिट कर सकते हैं। साथ ही आवेदन फॉर्म का प्रारूप भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज अगला जो पार्ट है यह केवल समिति के उपयोग के लिए है, इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो जितनी आपको जानकारी है उसका आपको यहाँ पे जानकारी को इंदराज कर देना है, भर देना है। संबंधित सेवा सहकारी समिति द्वारा भरा जाकर आपके द्वारा फॉर्म जमा करते समय फार्म लिया जा कर के आपको दिया जाने वाला पावती है। आप जब भी किसी भी सेवा सहकारी समिति में फॉर्म जमा करें तो आप अपना पावती लेना ना भूलें, जिससे कि यह निश्चिंत हो सके कि आपके द्वारा किस डेट को सेवा सहकारी समिति में आपका फॉर्म जमा हुआ है या जमा किया गया है। यदि यह अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही नवीन तकनीकी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड लक।